मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, भारत में आधुनिक काल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्विज वीडियो, सो इफ़ यू आर इन क्लास 8 इट्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 8 में हैं और परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपका किताब का पहला चैप्टर से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द इंडियन रेवोल्यूशन अकर इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है आपका 16th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी। व्हाट विल बी द आंसर? एंड द आंसर इज 18th century. Next, the British concept of centralized rule brought political unity and nationalism in India during which century? यानी केंद्रीकृत शासन की ब्रिटिश अवधारणा ने भारत में किस शताब्दी में राजनीतिक एकता और राष्ट्रवाद लाया? तो किस सेंचुरी में लाया? 19th, 17th, 18th और 20th, एंड इट विल बी 19th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में उन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया तो लोग भड़क गए थे। सो 19th सेंचुरी में संगठित हुए और नेशनलिज्म की भावना जाग गया। नेक्स्ट, द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया बिगैन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच कॉलोनियल रूल? भारत में आधुनिक काल किस औपनिवेशिक शासन की स्थापना के साथ शुरू हुआ? ये तो सबको पता है बिना ऑप्शन का, एंड इट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रिटिश के शासनकाल में। हमारे देश में डच आए, पोर्चुगीज़ आए, फ्रांस से आए लोग, लेकिन जब ब्रिटिश आए ना, उन्होंने पूरे भारत पर कंट्रोल कर लिया और इसी के समय से ही क्या शुरू हुआ? हमारा देश का मॉडर्न पीरियड को भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? यहाँ पर आर्काइव्स को बोलते हैं ऐसे जगह जहाँ पर पुराने समय के ये कागज पत्र को रखा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या लंदन में, और इट विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली। द नेक्स्ट, इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज बोथ हैड इंटरेस्ट इन विच रीजन? अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों दोनों की किस क्षेत्र में रुचि थी? किस क्षेत्र में होगा? इंडोनेशिया, बर्मा, भारत या बंगाल? एंड यहाँ पर देखिए, बंगाल भी भारत में आता है, उस समय बर्मा भी हमें लोगों का हिस्सा था, तो कौन वाला आंसर होगा? यस, मुझे पता है आपने सही गेस किया, एंड इट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? डियर स्टूडेंट्स, इट्स VVI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ यू मिस दिस you are going to lose 1 mark, so please remember it. So when was it? It was 1764, 1780, 1757 and 1817, and the answer will be the option number C, and that is 1757. and you know, यही बैटल के द्वारा अंग्रेज़ों ने कंट्रोल पाया बंगाल पर। यहीं से हमारे भारत के राजाओं ने अपना ताकत खोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा आपका परीक्षा में, और ऑप्शन इज 1757, 1770, 1760 और 1764, एंड द आंसर इज डी, 1764। यही दो लड़ाई है स्टूडेंट्स, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। यही दो लड़ाई में जब हमारे भारत के राजा हार गए बंगाल प्रोविंस के, तभी से अंग्रेज़ों को पूर्ण कंट्रोल मिला। नेक्स्ट, विच बैटल्स गेव द ब्रिटिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर बंगाल प्रोविंस? किन युद्धों ने अंग्रेज़ों को बंगाल प्रांत पर पूर्ण नियंत्रण दिया? ऑलरेडी हमने बात कर लिया इसके बारे में, तो सबको पता होगा, both battle of Plassey and battle of Buxar, and that is the answer. So we will not see the next. Let's see the next question.
ओवर विच प्रोविंस डिड द ब्रिटिश फर्स्ट एस्टैब्लिश डोमिनियन फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। क्षेत्रीय विस्तार के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले किस प्रांत पर अधिकार स्थापित किया। तो अभी भी हमने बात किया कि किन युद्धों के द्वारा उन लोगों को अपना अधिकार विस्तार करने का अवसर मिला। एंड द ऑप्शंस आर गिवन पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल। एंड यू नो द आंसर विल बी बंगाल because after the battle of Plassey and Buxar, Bengal fully came under British. The next, what was the main impact of the industrial revolution on production? उत्पादन पर औद्योगिक क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था। ऑप्शन, प्रोडक्शन डिक्रीज्ड, goods were made by hand, goods were manufactured in factories, goods were imported only। इसमें आंसर क्या होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कीवर्ड है ये। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होगा आपका आंसर विल बी गुड्स वर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज। पहले भी सामान बनते थे, बनाए जाते थे, लेकिन जैसे 18वीं सेंचुरी में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया ना, तब से सामानों को मशीन के द्वारा बनाया जाने लगा, फैक्ट्री में बनाए जाने लगे। इससे क्या हुआ दूसरा प्रभाव, जो लोग जो आर्टिजन्स जो गांव में बनाते थे अपना बेचते थे, वे लोग बुरी तरह से प्रभावित हो गए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति क्या है। सो व्हाट इज इट, अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन इंडिया, बी ट्रांजिशन फ्रॉम हैंडमेड टू machine based manufacturing, C agricultural reforms in Europe, and D is a war between Britain and France। And you know that will be the option number B, transition from handmade to machine based manufacturing। यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, मेन चीज हाथ से बनाया हुआ सामान से सीधा हस्तांतरित हो गया मशीन आधारित निर्माण में। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्राइमरीली अकर। यानी कि औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से किस अवधि में हुई, 16th-17th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, 18th-19th सेंचुरी में। एंड यू ऑल नो द आंसर विल बी डी, 18th and 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर कॉल्ड। भारत के पहले समाचार पत्र को क्या कहा जाता था। डियर चिल्ड्रन, दिस इज VVI। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना। ऑप्शंस आर गिवन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी बंगाल गेजेट, एंड डी इंडियन एक्सप्रेस। एंड द आंसर विल बी बंगाल गेजेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, when and where was India's first newspaper published। हमने ऑलरेडी नाम देख लिया क्या था, अभी पूछ रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ प्रकाशित हुआ था। ऑप्शंस आर गिवन एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1780 फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता से ये न्यूज़ बनता था, इसीलिए तो बंगाल गेजेट नाम है, क्योंकि कोलकाता क्या है, बंगाल का कैपिटल है। याद रखिएगा साल 1780 से। नेक्स्ट इज व्हेन वाज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन। ये जो किताब है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब लिखी गई थी। और ऑप्शंस आर गिवन 1757, 1764, 1717, 1880s। एंड द आंसर विल बी option number C, that is 1817। Next, are archival records scarce or abundant for studying British history in India। यानी भारत में ब्रिटिश इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेखीय अभिलेख दुर्लभ हैं या प्रचुर मात्रा में है। तो अपना दिमाग लगाओ क्या होगा इसमें। स्कैर्स मतलब दुर्लभ होता है, नॉन एग्जिस्टेंट मतलब एकदम बिल्कुल नहीं है, और सी इज ओनली ओरल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट। ओरल मतलब मौखिक, तो ब्रिटिश के समय मौखिक तो नहीं होगा,
सो अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। आपने आंसर का अंदाजा लगाया होगा एंड इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वाई शुड हिस्टोरियंस इंटरप्रेट रिटर्न सोर्सेस विथ कॉशन? इतिहासकारों को लिखित स्रोतों की व्याख्या सावधानी से क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? सो दे आर फॉरेन लैंग्वेजेस, वे विदेशी भाषा इसीलिए कि नेक्स्ट, दे कैन बी क्वाइट बायस्ड और वन साइडेड, वे काफ़ी पक्षपातपूर्ण या एक तरफा हो सकते हैं। सी, दे आर ऑलवेज एक्यूरेट, वे हमेशा सटीक होते हैं। दे आर टू ओल्ड, इनमें से क्या होगा? सोर्स तो बहुत पुराने तो नहीं बोलते हैं, इसका मतलब कौन सा होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर बी, दे कैन बी क्वाइट बायस्ड और वन साइडेड। उदाहरण के लिए आजकल का एग्जांपल लेते हैं। आजकल मीडिया में एक तरफा न्यूज़ चलता है। कोई कोई मीडिया वाले बीजेपी को दोषी ठहराते हैं, कोई कोई हमेशा कांग्रेस वाले को दोषी ठहराते हैं, यानी कि कोई ठीक ठाक न्यूज़ नहीं चलाते हैं। इस समय में जब हिस्ट्री लिखा जाएगा ना, तो हिस्टोरियन को दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो वैसे ही जब हम पुराने समय के इतिहास को जानना चाहते हैं ना, तो हमको बड़ी ध्यान से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, यानी कि हिस्टोरियंस को इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना पड़ता है एकदम ध्यानपूर्वक, नहीं तो बायस हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है, यानी कि किससे हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलता है? देखते हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, इससे तो पता चलेगा। न्यूज़पेपर्स से भी पता चलेगा ना। पर्सनल डायरीज, इसका केव पेंटिंग्स। यहाँ पर देखिएगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स तो सरकार का है, उसे तो पता चलेगा। न्यूज़पेपर से भी पता चलेगा, पर्सनल डायरी से भी पता चलेगा। जैसे लोग आए थे हमारे देश में, वो लोग लिखे। केव पेंटिंग से हम लोग को पता नहीं चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। सो इट विल बी द ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी द नेक्स्ट। What was the primary reason for British colonization of India? भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का प्राथमिक कारण क्या था? तो प्राथमिक कारण क्या होगा? टूरिज्म, रिलीजियस कन्वर्शन, इकोनॉमिक गेन्स एंड ट्रेड प्रॉफिट्स, साइंटिफिक रिसर्च। तो बताइए, टूरिज्म पर्यटन के लिए तो वो लोग बनाएंगे नहीं यहाँ। रिलीजियस कन्वर्शन, धार्मिक रूपांतरण, नहीं भाई, वो लोग को क्या लेना देना है हम लोग का धर्म से। सी नंबर, इकोनॉमिक गेन्स एंड ट्रेड प्रॉफिट्स, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज वे बिजनेस लोग थे, बिजनेसमैन थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया? एंड इट इज इकोनॉमिक गेन्स एंड ट्रेड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इम्पैक्ट इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज? ब्रिटिश उपनिवेशीकरण ने भारतीय पारंपरिक उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शंस, स्ट्रेंथन देम, यानी कि उन्हें मजबूत किया। बी, डिस्ट्रॉयड देम। सी, हैड नो इफेक्ट। डी, मॉडर्नाइज्ड देम। आपको क्या लगता है, वो लोग जब उपनिवेशीकरण किया भारत का, तो वो लोग यहाँ को मजबूत करेंगे, यहाँ के इकोनॉमी को? बिल्कुल नहीं। तो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रॉयड देम कम्प्लीटली। यहाँ का ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्या हुआ? पारंपरिक उद्योगों का विनाश हुआ, एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इकोनॉमिक सिस्टम डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इन इंडिया? अंग्रेजों ने भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली शुरू की? सोशलिस्ट इकोनॉमी, फ्यूडल सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम। तो आप जानते हैं वे लोग कौन सा शुरू कर सकते हैं? वो लोग पैसा से मतलब रखते हैं, पूंजी से। सो द आंसर विल बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, हाउ डिड ब्रिटिश रूल अफेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर? ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित किया? भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित किया? इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में सुधार किया। एक्सप्लॉयटेड फार्मर्स थ्रू हेवी टैक्सेशन, यानी कि भारी टैक्स के द्वारा किसानों का शोषण किया। सी नंबर, इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न टूल्स। और हैड नो इम्पैक्ट। हैड नो इम्पैक्ट तो पहले काट दो, इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है,
यहाँ के किसानों को काफ़ी तकलीफ दिया अंग्रेज़ों ने, इसीलिए आजकल भी वो लोग को डांटते फिरते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द ब्रिटिश बिल्ड अ वास्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया प्राइमरीली फॉर, यानी अंग्रेज़ों ने भारत में एक विशाल रेलवे नेटवर्क मुख्य रूप से किसके लिए बनाया? किस लिए बनाएंगे? टूरिज्म के लिए, इंडियन वेलफेयर के लिए, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड ट्रूप्स, या रिलीजियस पिलग्रिमेजेस के लिए, धार्मिक तीर्थ यात्राएं के लिए? बिल्कुल नहीं। सो इट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड ट्रूप्स। वे लोग यहाँ रेलवे बिछा के अपना देश में सामान ले जाने के लिए सोचते थे, अपने सिपाहियों को ले जाने के लिए और ले आने के लिए सोचते थे, इसीलिए उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाया, रेलवे नेटवर्क बिछाया। नेक्स्ट, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू, यानी अंग्रेजों ने केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली किसके लिए शुरू की? केंद्रीकृत यानी कि सत्ता से, सेंटर से ही पूरा शासन चलेगा। यानी हमारे देश में यदि प्रधानमंत्री का हाथ में सारा पावर होता तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड। तो अंग्रेजों ने ऐसे वाला सिस्टम शुरू किया, क्यों? प्रमोट डेमोक्रेसी? बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र तो भूल ही जाओ। एंश्योर एफिशिएंट कंट्रोल एंड रेवेन्यू कलेक्शन, ये वाला आंसर आपका सही लगता है। ये लोग क्या क्या वो लोग यहाँ के राजाओं पर नियंत्रण चाहते थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज बिकेम प्रोमिनेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के तहत प्रशासन में कौन सी भाषा प्रमुख हो गई? कौन सी भाषा होगी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पर्शियन। तो जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा वही उल्टा आंसर देगा इसमें, नहीं तो सबको पता है कि इंग्लिश बनेगा। नेक्स्ट, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड लॉ कोर्ट्स टू, यानी अंग्रेजों ने कानून अदालतें किसके लिए स्थापित की? किसके लिए? रेस्पेक्ट इंडियन ट्रेडिशंस, भारतीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए? भूल जाओ। एनफोर्स ब्रिटिश लॉज एंड कंट्रोल सोसाइटी, यस इट विल बी द आंसर। सो इट विल बी आंसर नंबर बी। Let's see the next. The British introduced postal and telegraph systems mainly for, यानी अंग्रेजों ने डाक और टेलीग्राफ प्रणाली मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की? ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, संचार और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, कनेक्टिंग विलेजेस, गाँव को जोड़ने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए? मनोरंजन के लिए तो करेंगे नहीं, तो इनमें से एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यू आर राइट। यानी कि कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, संचार और प्रशासनिक नियंत्रण। पोस्टल सिस्टम, जिससे आप चिट्ठी वगैरह भेजते हैं और दूसरा सामान वगैरह भी पोस्ट किया जाता है। आजकल का फेसबुक और व्हाट्सएप पोस्ट जैसा नहीं होता है। पोस्टल मतलब उस समय चिट्ठी आने ले जाने का काम वाला केंद्र, और टेलीग्राफ आपका यही चिट्ठी से संबंधित वो भी। तो ये सिस्टम को क्यों उन्होंने लागू किया था? कम्युनिकेशन, संचार के लिए या प्रशासनिक नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट, विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी विचारों से कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन प्रभावित हुआ था? तो भक्ति मूवमेंट का तो लेना देना नहीं है। रिनेसेंस इन बंगाल, वैदिक रिवाइवल और सूफी मूवमेंट। तो इनमें से आप क्या करोगे? एलिमिनेट करो, हटाओ। तो भक्ति से तो लेना देना है नहीं, वैदिक से अंग्रेजों को लेना देना है नहीं, सूफी आंदोलन से भी लेना देना है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, रिनेसेंस इन बंगाल, यानी कि बंगाल में पुनर्जागरण। यहाँ पर पुनर्जागरण का मतलब देखिए, उस समय में ना हमारे देश में अनेक कुप्रथाएं चलते थे, तो बंगाल भी क्या हुआ था, कुप्रथा का जकड़ में आ चुके थे। जब ये विदेशी हमारे देश में आए तो वेस्टर्न आइडिया लेके आए अपने साथ, तो उन लोगों का आइडिया को देखकर यहाँ के पढ़े लिखे हिंदू लोग भी सोचे कि हमारे समाज में जो बुरी प्रथा नीति है ना उसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो बंगाल पुनर्जागरण है वह ब्रिटिश का आइडिया यानी कि वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड था।
एक अच्छा भी था, वरना वो लोग नहीं आते तो पता नहीं आजकल भी सती प्रथा होता हमारे समाज में। आजकल भी गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड होता है, यानी कि लड़की बच्चे लोग को एकदम छोटा में मार देते ना का पता नहीं। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ प्रोमोटेड, यानी रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत ने किसे बढ़ावा दिया? किसे बढ़ावा देगा? ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, ये तो बिल्कुल नहीं देगा। रीजनल आइसोलेशन, क्षेत्रीय अलगाव, नेशनल इंटीग्रेशन या एग्रीकल्चरल मेथड्स? एंड आंसर विल बी द आंसर नंबर सी, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। यानी कि रेलवे का जैसे विस्तार हुआ ना, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। टेलीग्राफ यानी कि जैसे ये न्यूज़ पत्र भी बांटने लगा ना, तो लोग एक दूसरे का संवाद को जानने लगे, एक दूसरे के विचार को जानने लगे। तो इससे क्या हुआ? राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जागृत हुआ और ये लोग संगठित हुए। नेक्स्ट, द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एम्ड टू, यानी भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य होगा? क्रिएट अ क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस टू असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में सहायता के लिए अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग बनाना। या बी नंबर, प्रिजर्व इंडियन कल्चर, प्रमोट संस्कृत लर्निंग, रिवाइव एंशिएंट ट्रेडिशंस। आपको क्या लगता है उन लोगों को इंडियन कल्चर में, संस्कृत सीखने में या परंपराओं, प्राचीन परंपराओं को रखने में कुछ रुचि होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी द नेक्स्ट, इंग्लिश एजुकेशन हेल्प्ड क्रिएट एन इंडियन मिडिल क्लास दैट, यानी अंग्रेजी शिक्षा ने एक भारतीय मध्यम वर्ग बनाने में मदद की जो क्या क्या रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहा है। मिडिल क्लास लोगों को देखिए क्या, ये वफादार तो नहीं होते हैं, चाहे तो ये कूट कूट के जिएंगे, चाहे तो विद्रोह करेंगे। नेक्स्ट, सपोर्टेड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, औपनिवेशिक शोषण का समर्थन किया। सी, लेड मूवमेंट्स फॉर सोशल रिफॉर्म एंड इंडिपेंडेंस, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया। और अवॉइडेड पॉलिटिक्स, राजनीति से परहेज किया। क्या क्या होगा? इंग्लिश एजुकेशन, मिडिल क्लास वाले लोग क्या करेंगे? चिल्ड्रन, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। देखिएगा, भारत का राजनीति यहाँ का अमीरी गरीबी से या अमीर लोगों को बिल्कुल मतलब नहीं रहता है। यानी कि आपका अंबानी अडानी को क्या लेना देना? सरकार कोई भी नीतियाँ बनाए, कोई नीतियाँ नहीं बनाए, क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी अमीर लोगों को देश बदलने में उतना अधिक रुचि नहीं रहता है, अपने इनकम से मतलब रखता है। दूसरी तरफ गरीब लोग भी समाज को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उन सबको डर रहता है। क्यों? क्योंकि यदि वे आवाज़ उठाएंगे ना तो नौकरी से निकाले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक ही ग्रुप के लोग बचते हैं, वह है मिडिल क्लास। जैसे मैंने पहले बताया, मिडिल क्लास चाहे तो कुट कुट के जीते हैं, यानी कि मर मर के जीते हैं किसी शासन के खिलाफ, शासन के अंडर में, और नहीं तो वे लोग विद्रोह कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये लोग चुप रहेंगे? नहीं। जब उन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिला ना, ये लोग क्या क्या, वो लोग सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड आइडियाज़ अबाउट, यानी कि भारत में पश्चिमी शिक्षा ने किन विचारों को पेश किया? किन विचारों को पेश करेंगे? ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ओनली, ये ओनली वाला तो बिल्कुल काट दो। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आपको क्या लगता है वो लोग धर्म प्रचार करने के लिए आए थे? एग्रीकल्चरल मेथड्स, कृषि विधियाँ, खेती करने के लिए आप ब्रिटेन से यहाँ पर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है भाई, ये आइडिया तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म, यानी लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार। एंड इट विल बी द करेक्ट आंसर डी, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड आइडियाज़ अबाउट डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म। यहाँ पर देखने वाली बात है मेरे स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का जो ये आइडिया है ना, हम लोगों को दूसरे देश से मिला है, नेशनलिज्म भी,
और सोशल रिफॉर्म भी, यानी अंग्रेज लोग यदि नहीं आते ना, पता नहीं हमारे देश के लोग सोशल रिफॉर्म के लिए सोचते कि नहीं सोचते। हमारा देश जाति भेदभाव में बटा हुआ था। हाँ, ऊंच जाति के लोग बहुतों को नीच मानते थे, उन लोग को पढ़ने नहीं देते थे, अपने साथ उठने बैठने नहीं देते थे, तो कौन हिम्मत करते। तो जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन हुआ ना, यहाँ के लोगों ने देखा कि हम में कुछ कमियां हैं, और इससे क्या हुआ, हमने भी डेमोक्रेटिक नेशन बनाने के लिए सोचा और सोशल रिफॉर्म करने के लिए सोचा। तो इसके लिए अंग्रेज़ों को थैंक यू। नेक्स्ट, व्हाट डिड वेस्टर्न एजुकेशन इंस्पायर इन इंडिया, यानी कि पश्चिमी शिक्षा ने भारत में क्या प्रेरित किया। तो क्या प्रेरित करेगा, रिलीजियस रिफॉर्म्स ओनली, ओनली बोला तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, स्वतंत्रता आंदोलन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आप डाउट कर सकते हो शायद, एक तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में और रिलीजियस रिफॉर्म में भी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी। तो जो आंसर विल बी द बी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, स्वतंत्रता आंदोलन। स्टूडेंट्स यहाँ भी देखिएगा, हमारे देश में मुगलों का शासन था, अनेक राजाओं का शासन था, यहाँ के लोगों में छटपटाहट नहीं था आज़ादी के लिए। लेकिन जैसे अंग्रेज आए ना, इन्होंने यहाँ के लोगों को इतना निचोड़ा, इतना निचोड़ा, सबको परेशान कर दिया, और तब जाके ये लोग एक साथ आए। यानी कि ऐसे हुआ जैसे कि एक परिवार के बच्चे लोग लड़ते हैं ना, आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब पापा का हाथ में लाठी आ जाता है तो सब डर के मारे एक कोना में छिप जाते हैं, आपस में लड़ना झगड़ना बंद। वही अंग्रेजों ने किया। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि ब्रिटिशों ने इनडायरेक्टली हम भारतीयों को जोड़ दिया, ठीक है, तोड़ने से अधिक उन्होंने हमको जोड़ा है। चलिए, हाँ, यहाँ पर बुरा नहीं मानिएगा, वो लोग बहुत कुछ ले गए, लूट के ले गए, लेकिन उसके बदले में हम लोग को जोड़ दिया। ब्रिटिश नहीं आते तो मान के चलिए हमारे यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़े को कभी पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज अ मेजर फैक्टर दैट हेल्प्ड द ब्रिटिश कॉलोनाइज इंडिया। अंग्रेजों को भारत को उपनिवेश बनाने में मदद करने वाला एक प्रमुख कारक क्या था, यानी कि किस कारण से ब्रिटिश लोग यहाँ अपना शासन जमा पाए, किस कारण से हो सकता है। सो ऑप्शन ए, इंडियाज पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इनटू राइवल किंगडम्स, प्रतिद्वंदी राजाओं में भारत का राजनीतिक विखंडन, यानी कि यहाँ के राज एक दूसरे से, यहाँ के राजा लोग एक दूसरे से जलते थे, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे। बी, स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर, यानी कि मजबूत मुगल साम्राज्य, मजबूत होता तो क्या वे कॉलोनाइज कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं। इंडियाज यूनाइटेड रेसिस्टेंस, भारत का संयुक्त प्रतिरोध, भारत के लोग इतना संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और विरोध करते हैं अंग्रेजों का, तो वो लोग शासन कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। एडवांस्ड इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, उन्नत भारतीय सैन्य प्रौद्योगिकी, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ पर बहुत से लोग आजकल बोलते हैं कुछ भी आविष्कार हो जाए भारत में पा लेता, भारत में पा लेता, बिल्कुल बकवास है। इससे होता तो अंग्रेज लोग यहाँ नहीं आ पाते। यानी कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, और वह क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इंडियाज पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इनटू राइवल किंगडम्स, यानी कि यहाँ के राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस क्वेश्चन में हम लोग एक सीख मिलता है, यदि हम लड़ते रहेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना, धर्म के नाम पर, तो फिर से हम गुलाम बनने वाले हैं जैसे पहले बने थे। इसीलिए यहाँ पर एक योगी जी का बात को याद रखने वाला, याद रखो, बांटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बांटो मत, सबको एक साथ रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, से इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट गेव द ब्रिटिश अ मिलिट्री एडवांटेज इन इंडिया, अंग्रेजों को भारत में सैन्य लाभ किसने दिया। तो उन लोगों को सैन्य लाभ कैसे मिला, बेटर क्लाइमेट अडेप्टेशन, बेहतर जलवायु अनुकूलन, लार्जर पॉपुलेशन, बड़ी आबादी, या रिलीजियस सपोर्ट, धार्मिक समर्थन, और सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ का आंसर पता लगाए होंगे, क्योंकि बेहतर जलवायु तो उन लोगों के लिए तो यहाँ होगा नहीं, वो लोग एकदम ठंडा प्रदेश से आए थे, तो यहाँ तो जलवायु बेहतर होना तो वो लोग के लिए बिल्कुल नहीं। बड़ी आबादी, उन लोगों का बड़ी आबादी तो नहीं था, बिजनेस के लिए आए थे, हाँ, थोड़े से लोग थे, उन लोगों का आर्मी भी हमारे लोग ही लड़ाई कर रहे थे।
जैसे कि हमारे देश के प्रथम शहीद माने जाने वाले मंगल पांडे भी उन लोगों के साथ ही काम कर रहे थे ना। धार्मिक समर्थन के चलते मिलिट्री तो लोग का मजबूत होने वाला नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी था लड़ने के लिए, है ना। जब हमारे देश के राजा लोग तलवार से लड़ते थे, हाथी घोड़ा से लड़ते थे, उन्होंने बम बारूद काफ़ी मात्रा में डेवलप कर लिया था, और आज कभी वही चलता है। अमेरिका सबको डरा के रखा है अभी। नेक्स्ट, हाउ डिड द ब्रिटिश एक्सप्लॉयट इंडियन किंगडम्स, यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं का शोषण कैसे किया। तो ऑप्शन ए, यूनाइटेड देम ऑल, उन सभी को एकजुट किया। तो क्या एकजुट करेगा अंग्रेज? बिल्कुल नहीं। गिव देम इंडिपेंडेंस, उन्हें स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता देगा तो गुलामी कैसे बनाया फिर। यूज्ड डिप्लोमेसी टू डिवाइड रूलर्स एंड एक्सप्लॉयटेड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी शासकों को विभाजित करने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल किया और आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाया। डी नंबर, शेयर्ड पावर इक्वली, सत्ता समान रूप से साझा की। आपको क्या लगता है, अंग्रेज लोग अपना सत्ता समान रूप से साझा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर का पता आपने लगाया होगा, एंड इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द नेक्स्ट। What provided the British with resources for military campaigns, यानी कि अंग्रेजों को सैन्य अभियानों के लिए संसाधन किसने प्रदान किए? कौन प्रदान कर सकते हैं? विदेशी सहायता, औद्योगिकरण से आर्थिक श्रेष्ठता यानी कि इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल सरप्लस और टैक्सेशन इन ब्रिटेन। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा इकोनॉमिक सुपीरियरिटी फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन लोगों ना क्या बोलते हैं, औद्योगिकीकरण जब किए वे लोग, तो वो लोग का पैसा भी बढ़ने लगा, है ना, पैसा भी बढ़ने लगा, और वो लोग दूसरे राज्य जैसे भारत जैसे देश में अपना कंट्रोल जमाए। नेक्स्ट, व्हाट कंडीशन ऑफ द मुगल एम्पायर हेल्प ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, यानी मुगल साम्राज्य की किस स्थिति ने ब्रिटिश उपनिवेशीकरण में मदद की? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, मजबूत केंद्रीय अधिकार, यानी कि मुगल का मजबूत केंद्रीय अधिकार था। तो ये तो बिल्कुल बकवास जैसा लगता है ना। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि, यानी कि मुगल आर्थिक रूप से बहुत अमीर थे उस समय। क्या अमीर रहते तो दूसरों को आने देते? मिलिट्री एक्सपेंशन, इन्होंने सैन्य विस्तार किया। सैन्य विस्तार करते तो अंग्रेजों को कब कब पीछे भगा दिए होते हैं। डी नंबर, वीक अथॉरिटी क्रिएटिंग पावर वैक्यूम, कमज़ोर अधिकार जिससे शक्ति शून्यता पैदा हुई। एकदम करेक्ट आंसर। जब से ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब का देहांत हुआ ना, जब औरंगजेब दुनिया से विदा हुआ, उसके बाद मुग़ल में कोई उतना बड़ा राजा नहीं आ पाए जो पूरे देश को, यानी कि पूरे मुग़ल राज्य को एक साथ रख पाए। उसके साथ ही कमज़ोर हो गए थे ये लोग, और इन लोगों का कमजोर उठाकर ही अंग्रेज हमारे देश में राज कर लिए, कॉलोनाइज किए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, एज यू नो। लेट्स सी द नेक्स्ट। व्हाई इज इट इजियर टू रिकंस्ट्रक्ट मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री देन अर्लियर टाइम्स, कहता है पहले के समय की तुलना में आधुनिक काल के इतिहास का पुनर्निर्माण करना आसान क्यों है? तो क्यों आसान होगा? ऑप्शन देके बताएंगे और आप पता लगा चुके हैं। इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, अबंडेंट रिटर्न रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स एंड लिविंग मेमोइर्स, यानी कि प्रचुर लिखित अभिलेख, तस्वीरें और जीवित यादें। नेक्स्ट, व्हाट टेक्नोलॉजी हेल्प्ड प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल में दस्तावेजों को संरक्षित करने में किस तकनीक ने मदद की? कौन सा तकनीक मदद करेंगे? ओरल ट्रेडिशन, डिजिटल स्टोरेज, फोटोग्राफी ओनली, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर सब आपको कंफ्यूज करेंगे। ओरल तो शायद आप नहीं भी बोल सकेंगे। डिजिटल स्टोरेज क्या 18th सेंचुरी में आ चुका था डिजिटल स्टोरेज? आपका दिमाग क्या कहता है? यदि नहीं तो बी को काट दो। फोटोग्राफी ओनली, ये ओनली वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। सो इट विल बी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या
डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने में काफ़ी सहायता किया। लोग प्रिंट करते थे किताब में, पेपर में और रखते थे। इसलिए हम मॉडर्न पीरियड का हिस्ट्री को अच्छी तरह से जान पाते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एविडेंस इज यूनिक टू द मॉडर्न पीरियड? मॉडर्न पीरियड के लिए किस प्रकार का एविडेंस क्या है, अद्वितीय है? तो इट विल बी स्टोन इंस्क्रिप्शंस, मॉडर्न के लिए स्टोन इंस्क्रिप्शंस। बी, केव पेंटिंग्स, मॉडर्न एज में कौन केव में रहता था भाई? सी, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन। डी, photographs and recordings. So what will be the answer? And it is option number D, no doubt. Next, what did the British maintain that helps historians today? अंग्रेजों ने क्या बनाए रखा जो आज इतिहासकारों की मदद करता है? तो क्या मदद करता होगा? oral traditions, religious text, detailed administrative records and surveys, आर्ट कलेक्शंस ओनली। सो ओनली वाला तो गयो, धार्मिक और मौखिक से तो हिस्ट्री का ठीक ठाक पता नहीं चलेगा। सो ओनली वन ऑप्शन इज देयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ रिटन सोर्स फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? इनमें से कौन आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए लिखित स्रोत हैं? यानी कि लिखित वाला जो लिखा हुआ है, तो फॉसिल्स, जीवाश्म, रॉक एडिक्ट्स, शिलालेख, स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड सेंसस डेटा, सरकारी रिपोर्ट और जनगणना डेटा। इन ऑप्शन में से यदि आप गलती करेंगे ना तो अपना पढ़ाई को मजबूत कर लें। सो यू नो यू विल नॉट मेक मिस्टेक एंड द आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पर्सनल राइटिंग्स दैट प्रोवाइड हिस्टोरिकल एविडेंस इंक्लूड, यानी कि ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान करने वाले व्यक्तिगत लेखन में शामिल हैं। तो व्यक्तिगत लेखन यानी कि आपका पर्सनल वाला क्या होगा? केव पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स तो पता नहीं चलेगा भाई किसने पेंटिंग किया, अपना नाम तो लिखा नहीं ना है। रॉक इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, इसको पर्सनल कैसे कहा जाएगा? इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको पता होगा, जैसे अशोक का दूसरे को संदेश देने के लिए लिखते थे या कुछ शिक्षा देने के लिए लिखते थे, तो ये तो सबका है। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स, पुरातात्विक कलाकृतियाँ, यानी कि जो पुराना आपका बिल्डिंग हो गया, मंदिर का टुकड़ा हो गया वगैरह हो गया, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स कहलाएंगे। तो ये तो पर्सनल से कोई लेना देना है नहीं, पर्सनल राइटिंग बोलता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेटर्स, डायरीज, मेमोयर्स एंड ऑटोबायोग्राफीज। नेक्स्ट, व्हाट डू ट्रैवल अकाउंट्स बाय फॉरेनर्स डिस्क्राइब, यानी विदेशियों द्वारा यात्रा वृत्तांत क्या वर्णन करते हैं? विदेशी जब यहाँ घूमने आते हैं तो वे क्या लिखेंगे? केवल मौसम? केवल वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आजकल जैसे आप कहीं जाते हैं तो हम केवल मौसम का ब्लॉगिंग थोड़े बनाते हैं। इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, भारतीय समाज और संस्कृति। ओनली ज्योग्राफी, केवल भूगोल। ओनली एनिमल्स, केवल जानवर। ये ओनली वाला तो कटा जाएगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। इसमें एक तुलना कीजिएगा, ठीक है। ट्रैवल अकाउंट्स आजकल का ब्लॉगर्स जैसा होता है। आजकल जैसे ब्लॉगिंग करते हैं ना लोग, एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए जाते हैं और हमेशा बोलते हैं हेलो गाइस वी आर हियर टुडे, यू कैन सी हाउ इज़ द वाटरफॉल एंड वगैरह वगैरह, क्या क्या हम लोगों को कहानी सुनाते फिरते हैं। केवल वहाँ की एक मौसम को नहीं बताते, वहाँ के लोगों के बारे में भी बताते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। नेक्स्ट, व्हाट डू ट्रैवल ये हो गया। कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स रिवील, यानी कि अदालती अभिलेख और कानूनी दस्तावेज क्या प्रकट करते हैं? ये क्या प्रकट कर सकते हैं भाई? कानूनी दस्तावेज, एग्रीकल्चर मेथड्स, कृषि विधियाँ, कानूनी में क्या लेना देना? गवर्नेंस सिस्टम्स, शासन प्रणाली। नेक्स्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ओनली वाला तो गयो। आर्ट फॉर्म्स, कला रूप। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। यस यू आर राइट। नेक्स्ट इज लिटरेरी वर्क्स एंड पैम्फलेट्स डॉक्यूमेंट, यानी कि साहित्यिक कृतियाँ और पुस्तिकाएँ क्या दस्तावेज करती है, क्या लिखता है? यानी कि लिटरेरी वर्क्स और पैम्फलेट्स, छोटे छोटे पुस्तकों को पैम्फलेट्स बोलते हैं, वो क्या दिखाते हैं?
ओनली इंटरटेनमेंट, ओनली बोला तो गया। ओनली पोएट्री, ओनली पोएट्री में नहीं आएगा भाई। सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, सामाजिक और राजनीतिक विचार। ओनली रिलीजियस टीचिंग्स, केवल धार्मिक शिक्षाएं, केवल यही सब होगा। सो लेट्स सी द आंसर। आई थिंक यू हैव गेस्ड एंड इट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, सामाजिक और राजनीतिक विचार, राइट। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज वन नेशन बिगैन अंडर फ्रेंच रूल। ये बोलता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा फ्रांसीसी शासन के तहत शुरू हुई। क्या फ्रांसीसी के समय इंडिया एज वन नेशन का सोच शुरू हुआ? सच है कि झूठ? सो इट विल बी फॉल्स, ये झूठ है, क्योंकि इट बिगेन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के समय ही लोगों में देशभक्ति की भावना जागी और वे लोग सब मिले और आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू की। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन मेड गुड्स। यानी कि ये सच है कि झूठ है ह्यूमन गुड्स वाला? लेट्स सी, योर आंसर इज ट्रू। दिस आंसर लिटिल बिट इज रॉन्ग, ओके, इट शुड बी फॉल्स because it will be false. It is little confusion. Human made only, things are made by human only, so okay, let it be true. Next, archival records for British history in India are scarce. यानी कि भारत में ब्रिटिश इतिहास के लिए अभिलेख दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कम है। तो आपको क्या लगता है कम होगा ब्रिटिशों का लिखा हुआ? तो ये तो झूठ हो जाएगा जी। सो आंसर इज फॉल्स, दे आर अबंडेंट, ये प्रचुर मात्रा में है। यानी कि ब्रिटिश के ज़माने के बारे में प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स मिलता है। So children, we have completed the 50 questions. It was from your chapter 1 history. So if you enjoyed the video and it was helpful, then like the video, share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel. From today onwards, I will be uploading every day chapter wise question answer. स्टूडेंट्स, यदि आपने वीडियो को पसंद किया तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज के बाद मैं रोज़ आपका परीक्षा का तैयारी करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।